ओके, चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो, ठीक, कैसे हैं सब? I, CA Kaushik S. Agarwal, wholeheartedly welcome you all to our first lecture of CA Foundation Law and Economics। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लॉ फाउंडेशन के लिए एंड साथ ही इकोनॉमिक्स, जो अपना दो सब्जेक्ट्स है। एक सब्जेक्ट ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है पूरा, एक सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा क्या पूरा सब्जेक्टिव है, राइट, जिसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, जस्ट अ क्विक इंट्रो अबाउट मी। आई एम CA कौशिक S. अग्रवाल। बेसिकली आई एम फ्रॉम अकोला, महाराष्ट्र में अकोला एक जगह है जहां से मैं हूं। आई हैव बीन इन पुणे फॉर अराउंड ऑलमोस्ट 10 ऑड ईयर्स, जहां पर उसके बाद में मतलब CA के बाद में आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एग्जाम, जो एक US गार्प एक इंस्टीट्यूशन है वो कंडक्ट करती है, दैट आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड। And I have been working with few companies like Accenture, Credit Suisse, etc. And past few years से I have been teaching students here also, and also जो आपका एक ICI का आपने नाम सुना होगा, GMCS, MCS, Advanced ITT, इन सब के लिए भी I am a trainer। ठीक है, बाकी तो और बाकी एकदम सारी डिटेल्स अपन बातें चीतें करते रहेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, अ क्विक इंट्रो अबाउट यू गाइज ऑल्सो। सॉरी, ओके, जिया, ओके, कूल, बढ़िया। बिफोर वी गेट इनटू द सब्जेक्ट्स और ऑन टू द सब्जेक्ट्स, एक बार पहले अपने कोर्स के बारे में शायद मोटा मोटी आपको पता ही होगा सारी चीजें, बट स्टिल एक बार जस्ट फ्रॉम माय साइड थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह देना मेरा काम है। एक बार अपन जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे अपना पूरा जो है एक जर्नी CA का मैं बोल सकता हूं जो रहने वाला है। प्लस फाउंडेशन के बारे में अपन स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अपने सब्जेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं, सब्जेक्ट्स में क्या क्या अपने टॉपिक्स है, कैसे कैसे अपन कवर करने वाले हैं, कितने टाइम में कवर करने वाले हैं, ये सब आपको इन सभी चीजों का आंसर मिल जाएगा। बिगिनिंग विद द फर्स्ट थिंग, बेसिक थिंग, कोर्स जो अपन कर रहे हैं CA, कराता कौन है ये कोर्स? ICAI, हमारा माई बाप हम बोल सकते हैं पूरे CS का, जो पूरा रेगुलेट करता है CS को, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ओके। मेन इसकी ब्रांच कहां है या मेन हेड ऑफिस कहां है? दिल्ली में, एंड बाकी हर जगह पर ब्रांचेस के थ्रू ये ऑपरेट करता है। CA की जो डिग्री है ICAI ही देता है, और पूरा जो CA को रेगुलेट करना बोलो बाकी सारी चीजें ICAI के अंडर ही होती है। लेवल्स अपनी कौन सी कितनी लेवल्स है CA में? 3 लेवल्स है, राइट। फर्स्ट लेवल इज फाउंडेशन, जिसमें कि हम लोग है अभी, बरोबर। फाउंडेशन के बाद में क्या आता है? इंटरमीडिएट। पहले इसको IPCC बोलते थे, IPCE भी बोलते थे, बट नाउ इट्स कॉल्ड इंटर। और उसके बाद में अल्टीमेटली वी हैव आवर फाइनल लेवल और फाइनल एग्जाम्स। इसके बीच में एक और चीज आती है, कौन सी? 2 years of practical training that we call internship और articleship, right? इसके अलावा और छोटे मोटे चीजें होते हैं, जैसे ओरिएंटेशन, ITT जो आपको इंटर के बाद में करना होता है, प्लस देयर इज MCS एंड एडवांस ITT जो कि आपको टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ योर आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप एग्जाम के पहले, CA फाइनल एग्जाम के पहले आपको करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। उसके बारे में आपको समझ में आते जाएगा जैसे जैसे, अपने लिए अभी ज्यादा रिलेवेंट वो नहीं है। इट इज बेसिकली कंडक्टेड बाय ICAI इटसेल्फ, ICAI के ब्रांच में ICAI के थ्रू ही हमको करनी पड़ती है वो चीज। सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न की बात करें हम, सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न, फाउंडेशन पर कितने सब्जेक्ट्स हैं हमको? 4 सब्जेक्ट्स। कौन से? फर्स्ट पेपर और फर्स्ट सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी, सेकेंड इज बिजनेस लॉज, थर्ड इज मैथ्स एंड QA, एंड फोर्थ इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद में अगर हम इंटर लेवल पर देखें
तो इंटर लेवल पर कितने सब्जेक्ट्स है, कुछ आइडिया? 6 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 3+3, राइट। पहले इसमें भी एक टाइम पर 8 होते थे, 8 के पहले 7 होते थे, बट चेंज होकर के अभी जो है अपने को 3+3 का कॉम्बिनेशन है। फाइनल में कितने होते हैं अगेन? 6 वापस, 3+3। 100 मार्क्स का हर एक पेपर होता है, ओके, इंक्लूडिंग ऑप्शन थोड़ा ज्यादा होता है, बट मैक्सिमम मार्क्स आर 100। इंटर और फाइनल लेवल पर अगर अपन बात करें तो पेपर का जो पैटर्न होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ऐसा पेपर होता है, जिस 30 मार्क्स अराउंड कुछ तो भी आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और 70 मार्क्स इज योर सब्जेक्टिव दैट यू हैव टू राइट। और मजे की बात यह है कि वहां पर फाइनल और इंटर में अभी तक, एटलीस्ट अभी तक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर द एमसीक्यू पार्ट और द ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो वहां पर कैसा पैटर्न है? नेगेटिव मार्किंग है। 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पूरे राइटिंग में सब्जेक्टिव जिसे अपन बोल सकते हैं वो है, और 2 सब्जेक्ट्स जो है वो पूरे एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव वो है। कौन से 2 सब्जेक्ट्स है ऑब्जेक्टिव वाले? मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। एक सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स एंड एक और मैथ्स एंड क्यूए। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? दैट इज टू से 50%। 50% हमको मिनिमम पासिंग के लिए क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स हमको चाहिए पासिंग के लिए, सब्जेक्ट टू 40% इन ईच सब्जेक्ट, राइट। ये जो है अक्रॉस ऑल द 3 लेवल्स, सभी लेवल्स पर यही क्राइटेरिया है कि आपको ओवरऑल ग्रॉस लेवल पर 50% चाहिए और सब्जेक्ट टू दैट मतलब 40% आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। मतलब आपने कोई सब्जेक्ट में ज्यादा लेकर आ गए, टोटल इन ऑल अगर आपका ज्यादा हो गया है 50% से, बट इफ यू हैव फेल्ड इंडिविजुअली इन सम सब्जेक्ट तो वो ओवरऑल रिजल्ट जो है फेल ही माना जाएगा। एक और चीज होती है 60% क्राइटेरिया विच इज कॉल्ड एग्जेम्पशन। ये आपके लिए फाउंडेशन लेवल पर इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट इंटर और फाइनल लेवल पर ऐसा होता है कि से फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स है एक ग्रुप में, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपने 60% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए, दैट इज 60 और मोर आपने अगर उसमें स्कोर कर लिया और आपका ओवरऑल रिजल्ट फेल भी हो गया है, तो भी आपका वो सब्जेक्ट इज सेड टू हैव बीन एग्जेम्प्टेड। उस सब्जेक्ट को आपको अब बेसिकली वापस देने की जरूरत नहीं होती। ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल एग्जेम्पशन। ठीक है, उसके बारे में और आपको डिटेल समझ में आती जाएगी जैसे जैसे जाएंगे। उसके भी पर्टिकुलर रूल्स है कि एक अटेम्प्ट में किए हुए ही आप क्लेम कर सकते हो, वो रूल्स थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, वो आपको जब अपन इंटर में आएंगे तब और ज्यादा डिटेल में अपन उस पर बात करेंगे। एक और चीज होती है अगेन रिलेवेंट टू व्हाट वी कैन से इंटर और फाइनल लेवल, विच इज कॉल्ड सेट ऑफ। नाम सुना है कभी सेट ऑफ? देखो, आपका अगर ऐसा है इंटर लेवल की अगर अपन एग्जांपल लेके बात करें कि आपको एक ग्रुप में मार्क्स है 140, सेकेंड ग्रुप में आपके मार्क्स है 160, तो क्या लगेगा आपको? मतलब आप फेल हो या पास हो? एक ग्रुप में पास हो, एक ग्रुप में फेल हो, क्या लगता है? 300 के दोनों ग्रुप से, राइट। तो आप इस रिजल्ट के हिसाब से अगर पहला ग्रुप है जिसमें आपको 140 है, मिनिमम कितने चाहिए? 150, दूसरे ग्रुप में 160 है, तो इस हिसाब से रिजल्ट बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? वैसे तो एक ग्रुप में पास, एक ग्रुप में फेल, बट हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ। अगर आपने पूरा दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं और आपको ऐसा है कि आप इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, प्लस आपके एक ग्रुप में कुछ ज्यादा मार्क्स आपके पास में अवेलेबल है, एक ग्रुप में थोड़े कम है, तो वो ज्यादा मार्क्स जो है वो पहले ग्रुप के अगेंस्ट सेट ऑफ होके अगर आपका टोटल ओवरऑल टोटल 6 सब्जेक्ट्स में 50% के ऊपर बन जा रहा है तो यू आर कंसिडर्ड पास इन द होल एग्जाम। दैट इज अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ। अभी अपने लिए फाउंडेशन में वो रिलेवेंट नहीं है, बट इंटर लेवल पर अपने को आएगा। ओके, सीए अपन कर रहे हैं, वो करना क्यों है? बेसिकली घर वालों ने बोला है सिर्फ इसलिए, फिर क्यों करना है? क्या क्या, या मैं बोलूं इसको कि क्या क्या अपने पास में प्रोस्पेक्ट्स है, क्यों किया जाता है सीए, या फिर हमारे क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है? कुछ आइडिया क्या करता है सीए? ऑडिट, परफेक्ट। टैक्सेशन, परफेक्ट।
और ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन सब एक बार ठीक है? अर्नव, ओके कूल। हाँ, क्या करते हैं सीएस? ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंस, राइट? ये तो सिर्फ वो चीजें हैं जो अपने को पता है, राइट? ये एकदम क्या बोल सकते हैं अपन इसको, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ चीजें जो पूरी दुनिया समझती है कि सीए ऐसा ये चीजें कर सकते हैं। उसमें से कंसल्टेंसी की अगर अपन बात करें, एकदम अगर अपन ट्रेडिशनल चीजों की बात करें तो दैट इंक्लूड्स अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड की प्रैक्टिस रहे, उसकी रिटर्न्स वगैरह फाइल करे, ये हो गया एकदम ट्रेडिशनल चीज है। उसके अलावा कंसल्टेंसी इज समथिंग विच इज अ ग्रोइंग फील्ड, जिसमें आप मतलब कंसल्टेंसी दे सकते हो लोगों को, मे बी रिलेटेड टू देयर फाइनेंसेस, मे बी टू अ कंपनी अकॉर्डिंगली, और बात करेंगे अपन उस पर डिटेल में। ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस के अलावा आप जॉब कर सकते हो कोई स्पेसिफिक कंपनी में, इंडस्ट्री में, या फिर बिग फोर्स में, जैसा आपने नाम सुना होगा बिग फोर्स का। बिग फोर पता है क्या? कौन से है बिग फोर? बिग फोर इज बेसिकली मतलब 4 एंटिटीज है, ग्लोबल एमएनसीज अपन बोल सकते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब चीजों का, मेनली ऑडिटिंग एंड एवरीथिंग इसका काम करती है। And they are considered to be, you know, a top-notch institution for audit and everything in the whole accounting and everything field, which includes PwC, Price Waterhouse Coopers, second is KPMG, third is Ernst and Young, and the fourth is Deloitte. ये 4 बहुत बड़ी, मतलब ये सिर्फ 4 बहुत बड़ी है टॉप में, इसको इसलिए उनको बिग 4 बोला जाता है। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल अदर फर्म्स ऑल्सो जो ग्लोबल लेवल पर भी ऑपरेट करती हैं, लोकल फर्म्स तो है ही, ऐसी काफी सारी फर्म्स होती है। बिजनेस कर सकते हो आप अपना, राइट? ऑब्वियसली देयर वाज सम, आई डोंट नो क्या सोर्स क्या था उसका एग्जैक्टली, बट देयर वाज सम स्टडी विच सेड दैट 90% ऑफ बिजनेसेस दैट फेल्ड, उनका रीजन जब एनालाइज किया गया तो इट वाज बिकॉज कि दे डिडंट नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। एंड वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु कैन बेटर नो अबाउट द फाइनेंसेस, राइट? या फिर हमारी तरह टीचिंग में आ सकते हो इफ यू लाइक। मतलब यू हैव प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बिकमिंग अ सीए। अपने पास में जो अपन सुनते आ रहे हैं कि बस ऑडिट, टैक्सेशन, यही सब चीजें हैं, इतने तक सीएज आज की लाइफ में तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इन भाई साहब को पहचानते हो? कौन है? नहीं, इस कुमार मंगलम बिरला, राइट? इनको लेट राकेश झुंझुनवाला नाम सुना होगा थोड़ा बहुत, स्टॉक मार्केट के बिग बुल। इनको पीयूष गोयल, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं सॉरी, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट में पहले, अभी इनके पास में रेल का था, राइट? ऑल दिस प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये तो सिर्फ 3 मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए आपको दी है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एंड दे से अमन गुप्ता फॉर एग्जांपल, राइट? दे से दैट सीए इज व्हाट, बिकॉज ऑफ सीए दे आर व्हाट दे आर टुडे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक जनरल ओवरव्यू। नाउ अपनी बात करें, अपने क्लास की बात करें, आगे की बात आगे करेंगे जब होगा। पहले अपने को शुरुआत का जो अपना स्टेपिंग स्टोन है दैट इज फाउंडेशन, उसके लिए पहले अपनी क्लास है, और क्लास में अपन कैसे कैसे क्या क्या करेंगे उसको देखते हैं। अपनी बैच का जो ड्यूरेशन रहेगा वो ऑलमोस्ट आज से अपन बात करें तो लगभग 2.5 महीने के करीबन, राइट? मार्च मिड तक वी आर टारगेटिंग कि वी वुड बी कंप्लीटिंग द थिंग्स, 2.5 से 3 महीना अराउंड रफली अगर अपन आज से देखें तो। सेकेंड, अपन कैसे पढ़ाई करेंगे? एक बार तो वी विल कवर द टॉपिक्स इन द क्लास, प्लस एक रिवीजन भी यहीं पर अपन क्लास में, जैसे अपन कल का रिवाइज करते हैं तो वैसे एक रिवीजन भी यहां पर ही हो जाएगी। आप लोगों का इंपॉर्टेंट काम क्या है? यू विल रीड इट अगेन और रिवाइज इट अगेन ऑन द सेम डे, और मे बी बेसिकली विद इन 24 आवर्स। ये 24 आवर्स क्यों?
क्योंकि स्टडीज से दैट साइंटिफिकली कि अगर आप कोई चीज जो अपन ने पढ़ी है उसको विद इन 24 आवर्स वापस से एक बार पढ़ते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में थोड़ा स्टोर हो जाता है, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सारे सब्जेक्ट्स का ही जो होमवर्क मिल रहा है वो तो करो ही, प्लस जो हमने क्लास में कवर किया है उस दिन उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। कुछ नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, कुछ छोटी छोटी चीजें लिखना हो वो लिख लो, वहां पर अपने लैंग्वेज में कोई पॉइंट्स जो अपने को समझ में आए हैं वहां पर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लग रहा है वो लिख लो, राइट? सी दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, ओके? पर ये छोटी छोटी चीजों का ही नहीं क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है आखिरी में, क्योंकि अपन जब वापस से आखिरी में जाके 2.5-3-4 महीने बाद जब अपनी एग्जाम रहेगी उसको वापस से रिवाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी तब रिवाइज करेंगे, तब अपने को लगता है पहले दिन का अरे ये तो नया ही है, ये तो अपन ने क्लास में पढ़ा ही नहीं था, राइट? इसीलिए ये जरूरी है कि आप क्लास के साथ में वैसे साथ साथ चलते रहो। टेस्ट हमारी रहेगी इन बिटवीन, ओके? बहुत सारी टेस्ट कंडक्ट होती रहेगी। सी कंपैरेटिवली अगर मैं 4 सब्जेक्ट्स की बात करूं, चारों में सी ऑब्वियसली एवरी सब्जेक्ट नीड्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बट स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें लॉ की एंड अकाउंट्स की, तो इसमें क्योंकि आप लोगों को लिखना है तो वहां पर आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, राइट? राइटिंग प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। उन दोनों में भी अगर अपन बात करें अकाउंट्स इज मोर काइंड ऑफ लॉजिकल, आपको जो है एक प्रोसेस जैसे जैसे समझते जाती है आपको उसमें बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आते जाता है और अपन उसको कर लेते हैं। बट लॉ इज द थिंग जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल, ओके? एंड लॉ के वजह से ही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बेसिकली फेल द होल एग्जाम, क्योंकि अगेन एक सब्जेक्ट भी आप फेल हो गए तो वहां पर पूरा आपका रिजल्ट ही ओवरऑल फेल माना जाता है। भले ही आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 80, 90, 80 कुछ भी ला लिया, बट अगर लॉ में आपने 40 नहीं लाया साथ में तो आपका जो है रिजल्ट फेल आ जाता है। तो बेसिकली देखो लॉ जो है अगर अपन बात करें, अपन और बात करेंगे उस पर डिटेल में, स्पेसिफिक लॉ पे आएंगे तो, बट उसमें आपको कुछ बेसिक चीजें करनी जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कोई बहुत ज्यादा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है लॉ में। ऑब्वियसली फाउंडेशन लेवल पर अगर अपन बात करें तो कॉमन सेंस बेस्ड और थोड़ा बहुत बिजनेस लॉज रिलेटेड जो बिजनेस से रिलेवेंट लॉज है उनके बारे में अपने को डिटेल्स दी हुई है, ओके? बस उसको एक बार अच्छे से समझ करके रिवाइज करके और राइटिंग प्रैक्टिस अगर अपन करते रहे तो ट्रस्ट मी इट्स कंपैरेटिवली वेरी 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 इजी सब्जेक्ट, ठीक है? मेक नोट्स इन योर लैंग्वेज, राइट? नोट्स आप चाहे तो देखिए एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप अलग से साइड में अपनी कुछ नोट्स बनाएं, पर उसमें एक चीज ये प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कभी कभी अपना टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो कि जो अपन ने दिन भर में रिवाइज किया या दिन भर में पढ़ा है उसका आप घर पे जाकर के 10 मिनट 15 मिनट में अगर क्विकली एक बार बना लो तो दैट्स फाइन। अदरवाइज बेस्ट थिंग इज कि स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट्स वहीं पर बना करके मॉड्यूल में उसी जगह पर आप चिपका लो, या फिर जो भी लिखना है आपको वहीं पर लिख लो। पैराग्राफ को ऐसा राउंड कर लो या फिर काट दो, उसके बाजू में अपने लैंग्वेज में लिख लो। सो नेक्स्ट टाइम आप जब रीड करोगे तब आपकी एक्चुअल मॉड्यूल की लैंग्वेज भी रीड हो जाएगी और क्या कॉन्सेप्ट है वो भी क्विकली कवर हो जाएगा। देन बुक्स टू यूज, ICAI बुक्स, हमारा जो बेस मटेरियल रहेगा वो हमारा रहेगा ICAI का मॉड्यूल, ठीक है? हमारा जो बेसिक मटेरियल रहेगा दैट वुड बी अवर ICAI का मॉड्यूल और ICAI का मटेरियल। सी देयर इज अ सेइंग कि जितना आप ICAI के साथ रहोगे उतना ही पास होने के पास रहोगे, ठीक है? बुक्स एंड एवरीथिंग, बाकी अलग अलग मटेरियल्स है, बहुत सारे हैं मार्केट में, बट अल्टीमेटली अपने को एग्जाम देनी किसकी है? ICAI की। लैंग्वेज अपन मतलब कॉन्सेप्चुअली एक बार तो ठीक है समझना जरूरी है जो कि अपन समझेंगे ही क्लास में, बट उसके बाद में जब आपको लिखना है जो चीजें पूछी जाएगी एग्जाम में वो पूछी जाएगी ICAI के मटेरियल से, ICAI की लैंग्वेज में। सो सिर्फ ये फाउंडेशन लेवल पर नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके इंटर लेवल पर, आपके फाइनल लेवल पर, जो भी लेवल हो, माय फर्स्ट सजेशन वुड बी टू स्टिक टू ICAI मटेरियल। ऑब्वियसली रेफरेंस के लिए आप कोई चार्ट बुक या फिर कोई समरी बुक वगैरह बिल्कुल ले सकते हो, लेना ही मतलब पड़ता है बहुत बार क्विक रिवीजन वगैरह के लिए कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स, पर बेसिकली अपना बेस मटेरियल शुड बी ICAI का मटेरियल। पहले के टाइम में, थोड़ा आज से अगर मैं बात करूं 5-6 साल पहले, तो ICAI की मॉड्यूल्स वेर क्वाइट बल्कि, थोड़ा बहुत इतनी ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं थी,
बट अभी इंस्टीट्यूट रिसेंटली हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और अब जो है मॉड्यूल एंड मटेरियल इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड वेरी कंप्लीटली मतलब व्हाट वी कैन से रीडेबल। ठीक है, नोट्स अपन ने बात की है, राइट? आप चाहे तो अलग नोट्स बना सकते हैं, बट अगेन एट द सेम टाइम स्टिकी नोट्स वगैरह यूज करके भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक, आपको लॉ के लिए जो है क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ओके। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको जो है माइक्रो के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मैक्रो के लिए जहां जहां पर जरूरी है, जैसे जैसे जरूरी है वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, ओके। देन फ्यू जनरल पॉइंट्स, आस्क डाउट्स। अच्छा बुरा या छोटा बड़ा ऐसा कोई डाउट नहीं होता, जो भी डाउट है जितने भी है आप पूछोगे नहीं तो समझेगा नहीं, समझोगे नहीं तो अच्छे से पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने भी बार जब तक डाउट क्लियर नहीं होता, फील फ्री टू आस्क। डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल थिंक, ये क्या बोलेगा, मैंने इतना सा छोटा सा डाउट सोचा, ये वाला ऐसा पॉइंट आया, डजंट मैटर, एवरीवन इज इन द सेम बोट, डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल थिंक। मोबाइल फोन नहीं क्लास में, राइट? अब देखिए, ये इसीलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट एज टू मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग। मोबाइल फोन्स ऑब्वियसली हमारे जो है आजकल की जरूरत है, बहुत सारे लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, इनफैक्ट पढ़ाई भी हम मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा बार करते हैं, बट इन द स्टूडेंट लाइफ इट्स एडवाइजेबल कि जितना आप अपना एडिक्शन टू मोबाइल फोन्स मिनिमाइज रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मोबाइल हमारे सहूलियत के लिए जरूरत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, बट वो सहूलियत को जरूरत मत बनाओ। डोंट बी स्टिक टू दैट, एटलीस्ट इन योर स्टूडेंट लाइफ। जितना आप उससे थोड़ा दूरी बना करके रखोगे, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली हमको लगता है सब लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, मेरी भी मतलब इस लेवल पर, जब मैं आपकी लेवल पर था, थैंकफुली उस टाइम पर इंस्टाग्राम वगैरह इतना ज्यादा नहीं था, बट लगता है अपने को कि यार हाँ ठीक है सब हो जाएगा, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। और हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। मैं नहीं बोलता कि नहीं उस पर रहना ही नहीं और कुछ भी नहीं, बट जिस टाइम पर अपन पढ़ाई एंड एवरीथिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा मिनिमाइज करके रखो। बी इंटरैक्टिव क्लास में, राइट? इंटरैक्टिव रहोगे तो आप लोगों को ही मजा आएगा, नहीं तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा, मैं ही खुश होऊंगा। देन बी रेगुलर, कंसिस्टेंसी इज द की। ऑब्वियसली बीच में अपना कोई पॉइंट छूट गया, कोई चैप्टर में एक आधा दिन छूट गया, तो आपके पास में ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, आप वहां से कर सकते हो, तो उसको जितनी जल्दी हो सके क्विकली कवर करना है एंड कंसिस्टेंटली अपने को जो है करते जाना है, राइट? कंसिस्टेंसी इज द की टू योर सक्सेस। एंड लास्टली हार्ड वर्क। ऑब्वियसली आई विल नॉट शुगर कोट, हार्ड वर्क तो आपको लगेगा, करना पड़ेगा, जो मेहनत लगती है वो करनी पड़ेगी, बट ट्रस्ट मी इसके अगेंस्ट जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो इट विल बी लाइक इनक्रेडिबल। ठीक है, अब चलते हैं अपन एक एक अपने सब्जेक्ट्स पर। पहला सब्जेक्ट बिजनेस लॉज। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग इज डन, मॉड्यूल आपको आ गई है, ओके परफेक्ट। बिजनेस लॉज, जैसा कि अपन ने बात किया, कुछ चीजें अपने को बिजनेस लॉज में करनी जरूरी है, क्योंकि ये एक कोर थियरी सब्जेक्ट अपन बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? एक एक पॉइंट अपन जो है मॉड्यूल का सारा अंडरस्टैंड करेंगे जो है उसका। सेकंड चीज इज इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग। देखो, लॉ मैंने बोला कि एकदम बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक लेवल पर आपको लॉज है, बट जो लॉ की लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है कंपेयर टू नॉर्मल इंग्लिश, वो हमको समझ में आती नहीं है। अगेन उसमें इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉपर रीडिंग की जरूरत है, जो कि अगेन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपन जैसे जैसे करते जाएंगे क्लास में वैसे वैसे आपको समझता जाएगा। और आईसीआई ने इस एटलीस्ट आपके फाउंडेशन लेवल पर एकदम डायरेक्टली सेक्शंस वगैरह नहीं है, कुछ एनालिसिस पार्ट में कहीं कहीं पर सेक्शंस वगैरह दिए हैं, तो वो आपके लिए स्टिल कंपैरेटिवली इजी है कंपेयर टू इंटर एंड फाइनल लेवल। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइटिंग प्रैक्टिस अपन क्लास में भी करेंगे थोड़ी बहुत, राइट? जैसे जैसे अपना होते जाएगा वैसे वैसे राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अपन करते जाएंगे, बट जो अपन ने पढ़ा है उसके रेलेवेंट जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक है, मॉड्यूल की एक्सरसाइज है,
ये विदाउट सेइंग यू हैव टू डू इट, ठीक है, विदाउट सेइंग यू हैव टू राइट, और बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में भी लिखता आएगा। अपन जब पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब अपने को लगता है कि हाँ ठीक है, सब याद है, सब समझ में आ रहा है, यहां पर सब आ जाता है, बट यहां से पूरा यहां तक आने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। पेपर पैटर्न, एक बार क्विकली अपन पेपर पैटर्न देख लें। रीसेंट पेपर जो हुआ था वो ही देखते हैं। ICAI.org, ये साइट सबने देखी ही होगी आई बिलीव। नहीं देखी है तो ये मतलब एक आपकी मेन साइट है जहां पर आपको सारे रिसोर्सेस, अगर हम स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट रिलेटेड रिसोर्सेस की बात करें तो यहां पर आपको सारे पास्ट पेपर्स, स्टडी मटेरियल इन व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और सॉफ्ट फॉर्मेट, और बेसिकली बाकी सारी चीजें MTP एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। कौन सा टैब रिलेवेंट है हमारे लिए स्टूडेंट्स का? उसमें भी BOS, दैट इज बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। ये है हमारे प्रेसिडेंट सर CA रंजीत कुमार अग्रवाल। देखिए यहां पर आपको सारे रिसोर्सेस, स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग जो है आपको मिल जाएगा। अगर अपन क्वेश्चन पेपर देखें एक बार क्विकली, फाउंडेशन का सितंबर एंड जून, सितंबर का बिजनेस लॉस का अपन क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक। यहां पर अलाइनमेंट ठीक नहीं है उसकी, बट इट्स प्रॉपर पेपर, एंड यहां पर जो है आपका क्वेश्चन का जो आपका फॉर्मेट है वो जनरली ऐसे रहता है कि आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स ईच। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ठीक है। उसके बाद में बचे हुए जो भी आपके 5 क्वेश्चन है उसमें से यू हैव चॉइस कि आप उसमें से कोई भी 4 कर सकते हो। इंटरनल अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो सितंबर 24 का जो आपका अटेम्प्ट था उसमें कंपैरेटिवली बहुत लेंदी पेपर आया था लॉ का। तो इट वाज लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में पहला 1A का फर्स्ट 3 मार्क्स, देन 1A का 2 मार्क्स, देन अगेन 2 मार्क्स, देन 1B का फर्स्ट 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, ऐसे मतलब एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर 20 मार्क के लिए कितने क्वेश्चन हो गए वो 1 2 3 4 5 6 7, एक क्वेश्चन के अंदर जो है 7 क्वेश्चंस, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 4 3 5 2 4 2, कंपेरेटिवली उससे छोटा पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में 3 2 2 4 3 3 3 4, ऐसा जो है कुछ भी पैटर्न आ सकता है। एक नॉर्मल जो अभी तक इसके पहले ये वाले अटेम्प्ट के पहले तक जो पैटर्न आ रहा था, इट वाज सिंपली 7 7 6, 3 क्वेश्चन रहते थे, थोड़े लेकिन लेंदी रहते थे, 7 + 7 + 6। इसमें भी एक क्वेश्चन आई थिंक था वो कुछ 6 मार्क के लिए, राइट, 7 मार्क्स, देन ऊपर वाला यहां पर 3 + 4 अगेन 7 और नीचे 6। ऐसा आपका जो पैटर्न है वो एकदम कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, बट मतलब लेंदी भी रहा तो कंपैरेटिवली इट इज कंप्लीटली मैनेजेबल। ऑब्वियसली जो आप मतलब फाउंडेशन लेवल पर हो उसी लेवल को देख करके वो पेपर निकालते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। कभी कभी लेंदी रहता है, कभी कभी थोड़ा कम लेंदी रहता है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट। तो ओवरऑल जो है हमारा एक ऐसा पेपर जो है हमको दिखता है मोटा मोटी। स्कीम ऑफ मार्क्स कैन बी, जैसे मैंने बोला 6 6 7 रह सकता है, या फिर 4 3 4 2, ऐसा कोई भी स्कीम रह सकता है। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो 12th हो गया है आप लोगों का, राइट। 12th में आई बिलीव इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा, साइंस बैकग्राउंड से है कोई?
ओके, इकोनॉमिक्स 12th में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारा लर्न किया होगा, राइट, पॉइंट्स लिखने करने के लिए। यहां पर भी वैसा ही अपने को पूरा लर्न करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर कंपैरेटिवली अगर अपन देखें तो थोड़ा डिटेल में है इकोनॉमिक्स, माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों, सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, बट पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर लर्निंग से ज्यादा हमारे को काय पे फोकस करना है? ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन टर्म्स, देयर आर सर्टेन फिगर्स दैट वी नीड टू लर्न, दैट बट मेन थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 12th का ही कुछ पार्ट आप बोल सकते हो एक्सटेंशन है, राइट, कुछ उसका और फर्दर डिटेल में है, और उसके अलावा कुछ नई चीजें भी है। इसलिए जैसा अपन ने बोला, अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट थिंग। आपको एप्लीकेशन उस कॉन्सेप्ट का समझ करके एमसीक्यू में कैसे अप्लाई करना है, वो यहां पर आपका मेन स्किल जो है वो टेस्ट होगा। यहां पर अपने को ऑब्वियसली आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या चीज करनी पड़ेगी अपने को? एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस, कि कैसे उसमें अपना दिमाग लगा करके ये जो पूछ रहे हैं उसमें किस डायरेक्शन में सोचना है अपने को, ये समझने के लिए अपने को जो है वो सॉल्विंग प्रैक्टिस उसकी एमसीक्यूज की करना जरूरी है। देन देयर आर सम जनरल डाउट्स। कभी कभी होते हैं कि हिंदी मराठी मीडियम, आप लोग कौन से मीडियम से हो? इंग्लिश, परफेक्ट, दैट्स कंपैरेटिवली इजी। बट अगर कोई हिंदी मराठी मीडियम से भी है, इट डजेंट मैटर। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हम हिंदी मराठी मीडियम से है तो हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ही फ्रेंड्स थे काफी जो कि मतलब हिंदी मराठी मीडियम से होने के बावजूद सीए फाइनल में दे गॉट AIR, ऑल इंडिया रैंक, राइट, सो इट डजेंट मैटर। दूसरा, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट गेटिंग इट। देखो, शुरुआत में अपने को बहुत बार ये डाउट आता है कि अरे ये क्या चल रहा, कौन सी दुनिया में आ गए अपन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सी, हर एक चीज आपको पहले ही दिन से पूरा की पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सीए का पूरा प्रोसेस, पूरा अंडरस्टैंडिंग इज अ ग्रेजुअल थिंग। धीरे 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 एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने को बनाते जाना है, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। ट्रायल बैलेंस नाम सुना है आपने? लेजर नाम सुना है आपने? 12th में पढ़ा होगा। ट्रस्ट मी, जब मैंने अपनी सीए की क्लासेस ज्वाइन की थी सबसे पहले, मैं ट्रायल को लेजर समझता था, ट्रायल बैलेंस को लेजर बैलेंस को लेजर को ट्रायल बैलेंस समझता था, ऑलमोस्ट फॉर 2.5 और 3 months, राइट। सो डोंट वरी, धीरे धीरे अपना जो है सारे डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। सब कुछ अपने को अगर अपन जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे सब चीजें समझ में आती जाएगी। सो डोंट एवर थिंक एट एनी पॉइंट कि अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इज इट फॉर मी और नॉट, राइट। डोंट मेक दैट डिसीजन इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। अच्छे से उसको एक बार जो चीजें जरूरी है वो करिए, समझिए, देन अकॉर्डिंगली वी नीड टू गो अबाउट इट। लेस पास परसेंटेज, ये तो सुना ही होगा सबने कि पासिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। फाउंडेशन में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली स्टिल अराउंड 30 to 40%। पिछले अटेम्प्ट में वो भी कम था काफी, 20%, क्योंकि अब इस बार जो है वो अब से अटेम्प्ट भी बढ़ा दिए गए हैं फाउंडेशन के 3 times a year, तो इसलिए पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा कम हो गया है और आई बिलीव कम ही रहेगा 20 to 25%। बट 20 to 25% इज वे हाई, आई वुड से, सीए के कंपैरिजन में। अगर हमने अच्छे से किया, सब कुछ पढ़ाई, जो भी चीजें करनी है हमको वो सारी चीजें करते गए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी, टेस्ट पेपर, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ कंसिस्टेंटली किया, तो ट्रस्ट मी 25% हो या 10% हो, डजंट मैटर, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। एंड लास्ट पॉइंट रिमेन्स द सेम कि आपको हार्ड वर्क तो डेफिनेटली लगेगा ही, आपको जो है सब चीजें करनी पड़ेगी। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने साइड से पूरा 100% दूंगा, आप लोगों को भी जो है आपका 110% देना है। Just a matter of 3, 4 and 4.5 months. Again I am saying the reward that you will get in the end would be incredible. चलो अब चलते हैं एक एक अपने सब्जेक्ट्स में। एक बार पहले सिलेबस देख लें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। कुछ आइडिया है, मॉड्यूल्स देखी है? देखी है, नहीं देखी है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी अपन वापस। वी विल गो टू icai.org। स्टडी मटेरियल, यहां पर आपको फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम एप्लीकेबल फॉर May 25 एग्जाम्स, इसके इनिशियल पेजेस की अगर अपन देखें
ये आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है बिफोर वी बिगिन, दैट्स फाइन। अभी अपने को बिजनेस लॉस की अगर अपन बात करें तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं अपने पास? 7। टोटल वी हैव अराउंड 7 चैप्टर्स, और उसमें अगर अपन बात करें तो कितनी एक्ट्स कवर्ड है? टोटल 6 एक्ट्स आर कवर्ड। जो पहला वाला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, एक लॉ के बारे में टोटल आपको बताया हुआ है। उसके अलावा द सेकेंड वन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द बिग एलिफेंट। सबसे ज्यादा मार्क्स का जो वेटेज है पूरे मतलब हमारे फाउंडेशन के इसमें मतलब लॉ में, वो इट इज कवर्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कितने मार्क्स का वेटेज होगा अराउंड 100 मार्क्स में से आपके हिसाब से? मोर देन 30-35%, ओके, ऑलमोस्ट 1/3 जो है आपका कवर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगेन वेटेज ज्यादा है तो उसका क्वांटम भी बड़ा है, यही सबसे बड़ा एक्ट है हमारे इसमें मतलब हमारे सिलेबस में। उसके अलावा वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगेन अराउंड रफली 15 to 20 मार्क्स। देन वी हैव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगेन 15 to 20 मार्क्स। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये इसका ज्यादा वेटेज नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आता है, बट आता है तो अराउंड 5-6 मार्क्स के लिए इसका भी वेटेज रहेगा। देन कंपनीज एक्ट अगेन इंपॉर्टेंट, 15 to 20 मार्क्स अगेन इसका वेटेज रहता है। एंड लास्टली वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसका वेटेज अराउंड 8 to 10%, 8 to व्हाट वी कैन से 10 to 12% ऐसा कुछ तो भी रहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम सुन के क्या लग रहा है? जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ये तो हमको पता ही नहीं है अभी तक लॉ के टर्म्स में, राइट? जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको पूरा कैसे क्या रेगुलेट होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें कवर्ड है आपके उस एक एक्ट में। दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल एंड परचेज के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड सारे लॉज जो है बेसिक लॉज दे आर कवर्ड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एज अ बिजनेस फॉर्म, पार्टनरशिप फर्म है हमारी ऐसा आपने सुना होगा बहुत लोगों के ना मुंह से, उसको रेगुलेट करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दिस इज कंपैरेटिवली न्यू टर्म और रीसेंट टर्म, नया बिजनेस फॉर्म जो अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, देखेंगे उसके बारे में भी अपन। देन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट जो है यहां पर आपको 15-20 मार्क्स के लिए जो अपने को पूरा दिया हुआ है, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, एक जस्ट इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा कुछ सेक्शंस भी नहीं है कवर्ड, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और अलग अलग टाइप्स की कंपनीज क्या होती है इसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत डिटेल है यहां पर। उसके अलावा आपको जो है इंटर लेवल पर ऑलमोस्ट 70 मार्क्स के लिए कवर्ड है कंपनीज एक्ट 2013, मतलब आपका पूरा जो लॉ का सब्जेक्ट है मेजॉरिटी अगर मैं बोलूं दैट इज कंपनीज एक्ट इन द सीए इंटर लेवल, ओके। और वो भी मजे की बात कि कंपनीज एक्ट वहां पर भी वो आधा ही है, वो आधे में भी 70 मार्क्स में भी सिर्फ आधा ही कंपनीज एक्ट कवर्ड है, बचा हुआ आधा कंपनीज एक्ट इज एट द फाइनल लेवल। पहले अगेन फाइनल लेवल पर भी वो एकदम रिटर्न सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट था, अभी जो है उसको SPOM आपने नाम सुना होगा, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, इस वाले इसमें डाल दिया है। वो क्या रहेगा कैसा रहेगा उसके लिए अभी अपने को जानने के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट बेसिकली अभी वो उसका रिटर्न पेपर नहीं होता है प्रॉपरली, उसका एक ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है फाइनल लेवल पर। एंड लास्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट, नाम सुना है कभी? चेक का नाम सुना होगा, राइट? इन चीजों को जो रेगुलेट करता है दैट इज कवर्ड इन आवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अकॉर्डिंगली हमारा पूरा सिलेबस है इसका। वैसे ही अगर अपन इकोनॉमिक्स की बात करें, बिजनेस इकोनॉमिक्स,
उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास कितने चैप्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर्स। 10 में से पहले 5 जो है दे आर माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट 5 जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन, बेसिक चैप्टर, क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग, दिस इज अगेन कवर्ड फॉर 5 मार्क्स और सो। थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई आई बिलीव 12th में बहुत पढ़ा होगा अपन ने, राइट? सो उसी का फर्दर और डिटेल में यहां पर अपने को वो चैप्टर कवर्ड है, दैट इज अगेन फॉर अराउंड 10 मार्क्स। उसके अलावा थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, नाम सुना होगा, उसी के बारे में डिटेल में यहां पर हमको दिया है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3 का जो वेटेज है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसका वेट, उसमें मतलब हमको जो है कॉस्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ये सब कवर्ड है, उसका वेटेज है 10 मार्क्स। फोर्थ चैप्टर जो अपन ने बोला उसका वेटेज है अराउंड 15 मार्क्स या 15% में बोलूं तो। देन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये जो नेक्स्ट जो 5 चैप्टर्स है दे आर कंपेरेटिवली न्यू, आई वुड से न्यू मतलब जो नया सिलेबस आया है अभी उसमें ये चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, पहले इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं था, बट अब क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सेपरेट जो है आपका चैप्टर है वो यहां पर इंक्लूड किया गया है और उसमें ये नीचे के सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है कैलकुलेशन, ये सब यहां पर कवर्ड है, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन 15 मार्क्स कवरेज करता है ये। बिजनेस साइकिल्स छोटा सा टॉपिक है, अराउंड 5 मार्क्स। देन पब्लिक फाइनेंस, जिसमें कि हमको दिया है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट के फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, अभी फैंसी लग रहे होंगे, डोंट वरी, अपने को समझते जाएगा उसमें सब क्या क्या है एग्जैक्टली। देन मनी मार्केट क्या होता है, उसमें अलग अलग उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, थियरीज क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, क्या होता है, उसका इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होता है। एंड लास्टली इंडियन इकोनॉमी, कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में अभी रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं, ये सब चैप्टर नंबर 10 में अपने को कवर्ड है। अगेन नीचे वाले जो सारे चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 6 का वेटेज जैसा मैंने बोला, सॉरी 5 का वेटेज जो है वो कितना है, 15 मार्क्स, बाकी चैप्टर 6 का इज 5 मार्क्स, 7 8 9 10 आर कैरिंग 10 मार्क्स ईच। ये जो मैंने वेटेजेस आपको बताए उसकी डिटेल्स भी आपको आईसीआई के साइट पर ही मिल जाएगी। किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए आपको देखना हो तो यहां पर किधर गया ये सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेज, इस टैब में अगर आप जाओगे तो यहां पर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो अपन अभी बात की लॉ की, ये तो फाइनल से रिलेवेंट है अपने लिए, सिर्फ फाउंडेशन रिलेवेंट है, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक वाइज कवरेज दिया हुआ है। जैसे बिजनेस लॉस का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लाइबिलिटी, पार्टनरशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नीचे बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अगेन ये यहां पर जो हमको वेटेजेस दिए हैं ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसे ही आने चाहिए, एक मार्क भी इधर उधर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इट जस्ट अपने को एक रेंज दी हुई है कि इतना वेटेज, इतना परसेंटेज ये कैरी ऑन करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आईसीआई चेंजेस कर सकती है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए कूल, तो अभी अपन शुरू करेंगे। जस्ट एक जो अपन ने पहला लॉ का अपन ने बात की कि पहला चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है अपना लॉ का, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको अपन चालू करेंगे एक 2 मिनट के वाटर ब्रेक के बाद में।
ओके, लेट्स लॉ। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस लॉज जो अपन बोल रहे हैं अपना सब्जेक्ट है, उसमें पहला चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमको जो है लॉज के बारे में पढ़ना है, क्या क्या लॉज है उनके बारे में, मतलब वो लॉज को पढ़ना है। बट इसके पहले नहीं, क्या हमको एक ओवरऑल लॉ का फ्रेमवर्क कैसे होता है, लॉ कैसे बनता है, लॉ में जो है कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स है या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एक पूरे हमारे लीगल सिस्टम के, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है, मशीनरीज क्या क्या है लॉ में, इसके बारे में ओवरऑल जो है हमको इसमें दिया हुआ है पहले चैप्टर में इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, विच इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो क्या बोलते हैं वो, Have you ever wondered why are you studying this subject called law? Is it only because it has been prescribed in the syllabus or because you will need the knowledge as a member of ICAI? हम पढ़ क्यों रहे हैं? Just because syllabus में है? नहीं, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम बन रहे हैं तो जनरली नहीं, क्या कंपनीज बोलो या फिर ओवरऑल पीपल बोलो, इन जनरल कोई भी ये एक्सपेक्ट करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि उसके पास में बिजनेस रिलेवेंट चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो कंपेयर टू नॉर्मल इंसान। एक एटलीस्ट, मतलब लॉ में एकदम डीप में नहीं, बट एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक कुछ बेसिक चीजें वो लॉ के बारे में सब कुछ बता सके, विच कवर्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो बिजनेस लॉज अपन बोलते हैं, जो बिजनेस से रिलेवेंट लॉज होते हैं उनके बारे में एटलीस्ट उसको पूरा नॉलेज हो। इस सब के लिए हमारे को ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। और उसके बाद में ये तो एक बेसिक लेवल पर हो गया, उसके बाद में जैसा अपन ने बात किया कंपनीज एक्ट, अब अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो ऑब्वियसली अपना मेन डीलिंग किसके साथ में रहेगा, कंपनीज एंड ऑल के साथ में, राइट। इंडस्ट्री में आप जॉब करो या फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस में इंडिविजुअल्स के साथ में भी डेफिनेटली हो सकता है, बट कंपनीज के साथ में हमारा बहुत सारा डीलिंग होने वाला है, इसलिए हमको कंपनीज के बारे में भी पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई द कंपनीज एक्ट इज कवर्ड इन होल। Awareness of law is essential to become a full-fledged chartered accountant, because chartered accountant is the first level of contact. We can advise our management and clients at the basic or threshold level. एकदम डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक हमारा, हमें मतलब मैनेजमेंट एंड एवरीवन को बताना जरूरी है लॉ के बारे में। आपने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये सुना होगा, राइट, वो भी एक्चुअली देखा जाए तो एक लॉ ही है। डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, अगर मैं एकदम संक्षिप्त में अभी आपको बताऊं तो इनकम टैक्स जो अपन बोलते हैं वो कहां कवर होता है, इन द डायरेक्ट टैक्स लॉज। और हम जीएसटी ये सब जो बोलते हैं, इट इज कवर्ड इन इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। हमारे इस लेवल पर, फाउंडेशन लेवल पर ऑब्वियसली हमको नहीं है थैंकफुली। इंटर लेवल पर आपको एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, जिसमें कि आधे इसके लिए आपको डायरेक्ट टैक्स है, आधे इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड देन फाइनल लेवल पर यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट टैक्स अलग 100 मार्क्स के लिए और डायरेक्ट टैक्स अलग जो है 100 मार्क्स के लिए। Now, the purpose of regulatory framework is to provide a set of uniform rules, regulations that will govern the conduct of people interacting with each other in the personal as well as business relationship. ये लॉस की या फिर हमारे पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हम बोल रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है? टू प्रोवाइड और बेसिकली गिव अ कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बोलो या फिर अगर अपन ओवरऑल सारे लॉस की बात करो तो ऐसा कंडक्ट एक होना चाहिए कोई भी इंसान का। आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में ऐसी चीजें होनी चाहिए, आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया तो वो प्रॉमिस आपने निभाना चाहिए, राइट। आपने बोला था मैं गुड्स बेचूंगा, तो उसके बाद में आपने नहीं बेचा तो फिर क्या होगा, सामने वाले को तो नुकसान हो जाएगा, सामने वाले को भी कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए, उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। ये सारी चीजें ही हमारे आने वाले सारे लॉज में कवर्ड है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहना चाहिए, उसका ब्रीच होता है तो क्या चीजें होगी,
ये सब कुछ अपने को कवर्ड है। थ्रू आउट दिस जर्नी, okay, sorry, down the ages mankind has evolved. Throughout this journey we have always needed laws and regulations to guide us on the right course of conduct as well as to identify violations and punish them. अब ये जो लॉ है इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे है? लॉ जो अपन बोलते हैं लॉ 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 लॉ, ये आया कहां से है, कैसे है? तो जैसा कि उन्होंने बोला है मैनकाइंड हैज इवॉल्व्ड, और उसके साथ में ही लॉस की जरूरत महसूस होने लगी लोगों को कि भाई कोई एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट रहना चाहिए, ऐसे इस तरीके से लोगों ने बिहेव करना चाहिए या फिर ऐसे जो है अपना कंडक्ट करना चाहिए, अपना काम इस तरीके से करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा अपने को हिस्टोरिकल पार्ट दिया है, जस्ट इंट्रोडक्शन, नॉट वेरी मच रेलेवेंट। तो जो एक सबसे एंशिएंट लॉ जो बोला जाता है कि लॉ ये बिगिनिंग कहां से हुआ या लॉ ये चीज आई कहां से, इट वॉज कोड ऑफ हम्मुराबी, इज नोन एज द ओल्डेस्ट लॉ इन द रिटन फॉर्मेट। किंग हम्मुराबी थे एक, जो कि रूल करते थे बेबीलोन, ये भी एक जगह है जहां पर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1792 BC टू 1758 BC, that is before Christ. He carved the code on bulky stone slabs and ordered to place those stones on the different places all over the city. उन्होंने उनके टाइम पर, एंशिएंट टाइम में क्या किया था कि बड़े बड़े स्टोन के ब्लॉक्स होते हैं, उस पर कुछ चीजें लिख दी थी, उस पर कार्व आउट कर दी थी। लिखना तो वो टाइम पे ज्यादा था नहीं, बट उस पर कार्व आउट करवा दी थी उनके लैंग्वेज में कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें होगी, अगर किसी ने इस चीज का वायोलेशन किया तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा सब कुछ उन्होंने दे दिया था वहां पर। सिमिलरली उन्होंने जजेस वगैरह भी अपॉइंट किए थे उस टाइम पर, एंड वहां से जो है शुरुआत हुई थी वी कैन से ऑफ द लॉ। इन 450 BC a set of laws was engraved on 12 bronze tablets in Rome, which is considered as the first most detailed code of any of the civilization and called 12 tables. Again next उसमें डेवलपमेंट was from the Rome, जहां पर की जो अगेन जो क्या बोलते हैं उसको ब्रॉन्ज के टैबलेट्स होते हैं, जैसे स्टोन के बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं वैसे ही ब्रॉन्ज के टैबलेट्स होते हैं छोटे छोटे, उस पर एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट एंड एवरीथिंग वहां पर लिख करके एनग्रेव करके सिटी में रख दिया गया था कि सब लोगों को ये चीज एप्लीकेबल रहेगी। इस तरीके से लॉ का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे डेवलप होते गया। ओवर द टाइम मेनी अमेंडमेंट्स वेर डन इन दीज लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट्स। धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के एक प्रॉपर फॉर्मेट या प्रॉपर फ्रेमवर्क या रेगुलेशन हमारे पास में जो आज हम देखते हैं लॉ का, वैसा आया है। नाउ व्हाट इज लॉ? दिस इज इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन आपके लास्ट टाइम में पूछी गई थी, व्हाट इज लॉ। यहां पर अगेन आपको अगर ऐसा पूछा जाए तो डेफिनेशन वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू लर्न दैट। डेफिनेशन हमको समझ करके लर्न करनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। एक सेट है ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज का कि क्या हमको करना है, क्या क्या हमारे कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है, क्या क्या ड्यूटी है, इंपोज्ड बाय, किसने इंपोज किया है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये लॉ बनाती क्यों है? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। पूरे सोसाइटी में न्याय व्यवस्था बनी रहे, किसी के साथ जाति ना हो, सबका वेलफेयर हो, सबके सहूलियत के लिए ही लॉ बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए अपने मजे के लिए थोड़ी बनाती है लॉ, राइट? सिटीजन्स के लिए एंड एवरीवन के लिए ही लॉ बनाया जाता है। Indian legal framework reflects social, political, economic and cultural aspects of our vast and diversified country. क्योंकि इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स को, सोशल अलग अलग एस्पेक्ट्स को, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, व्यूज को, इकोनॉमिकली कोई जहां जहां पर मतलब कोई स्टेट अलग है, कोई स्टेट अलग है, कल्चरल एस्पेक्ट्स को, सारी चीजों को कंसिडर करके लॉज बनाए जाते हैं इंडिया में। नाउ सोर्स ऑफ लॉ या सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ बनते कहां से हैं? एनी आइडिया? या फिर ये जो लॉ है ये हम बोलते हैं ये कहां है या कहां से बनते हैं? क्या लगता है? एनी आइडिया? पढ़ के मत बताओ। एनी जो कुछ सुना होगा कि ये लॉ हम बोलते हैं, ये लॉज अलग अलग आते कहां से? ऐसे ही बस जिसका मन किया उसने बना दिया। देखो द बेसिक मोस्ट बेसिक फॉर्म लॉ का जो है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
दैट इज द बेसिक मेन सोर्स ऑफ लॉ, जहां पर कि पूरे हमारे बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, अपन जो ये सब बोलते हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ये जो चीजें पढ़ते हैं, ये कहां दी हुई है? ये दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बाबा साहब आंबेडकर जी ने बनाया था, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक बेसिक हमारा, एक क्या बोल सकते हैं, एक फाउंडेशन पूरा लॉ का, कि कैसे क्या होगा, सबके क्या राइट्स है, एकदम बेसिक जो सबसे लॉ है, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं से हमारे सारे राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन उसको, सोर्स है, मेन सोर्स है। तो अब जो सारे लॉज जो बनते हैं, ये सब के सब, वो क्या सब पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं क्या? नहीं, लॉज तो बहुत सारे बनते जाते हैं, बहुत सारे बनते आए हैं। तो एक तो हो गया अपने पास में कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसके अलावा द स्टैच्यूज जो अपन बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे एक स्टैच्यू हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये भी एक स्टैच्यू हो गया। ये सब अलग अलग कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं? स्टैच्यूज और लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। ये लॉज कौन बनाते हैं, कहां बनाते हैं? पार्लियामेंट में एंड स्टेट असेंबलीज में। पार्लियामेंट, वहां पर कौन लोग इलेक्ट होकर के जाते हैं? एमपीज, जो एक इंडिया का पूरा इलेक्शन अभी इसी साल में शुरुआत में हुआ था, राइट? सेंटर में ऊपर, सबसे ऊपर मोदी जी, राइट? उसके अलावा हर एक पूरे देश से जो है अलग अलग पूरे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, वैसे वैसे पार्लियामेंट में वहां पर जाते हैं इलेक्ट होकर के रिप्रेजेंटेटिव्स। दे आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज। देखो जस्ट एक आपको शॉर्ट में मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो हमारे देश का जो है एक पूरा शुरुआत में सबसे ऊपर जो बोले अगर अपन, दैट इज व्हाट? पार्लियामेंट। ठीक है, दिस इज फॉर होल इंडिया, पूरे इंडिया लेवल पर एक ही पार्लियामेंट है ऑब्वियसली, राइट? पूरे इंडिया के लिए ये लॉज जो है बना सकता है, कोई भी पार्ट के लिए, कोई भी चीजों के लिए। अब इसके बाद में होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और वी कैन से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहां पर पार्लियामेंट में कौन लोग इलेक्ट होकर के जाते हैं? एमपीज। यहां पर कौन जाते हैं इलेक्ट होकर के? एमएलएज, जो महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली हुआ था, राइट? यहां पर से जो है एक मेन पर्सन चुना जाता है, विच इज प्राइम मिनिस्टर, जैसे मोदी जी। यहां पर से आपस में मिलकर के एक मेन आदमी चुना जाता है, विच इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। ऑब्वियसली हर एक स्टेट का अलग अलग चीफ मिनिस्टर रहता है, और पूरे अगर देश का बात करें, पीएम कितने होते हैं? प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, राइट? इट इज थ्रू द पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू वी हैव चीफ मिनिस्टर्स। तो यहां पर जो है ये आपस में अभी अपन देखते हैं बहुत बार कि यहां पर पार्लियामेंट में या फिर संसद जिसे अपन बोलते हैं, आप हिंदी में सुनते होंगे, यहां पर हंगामा हुआ, यहां पर ये पेश होने जा रहा है, यहां पर ये हो रहा है, यहां पर वो हो रहा है। वो सब लोग किस चीज के लिए बात करते हैं? देश को चलाने के लिए, देश में लॉज बनाने के लिए, यहीं पर से सब कुछ होता है। क्या प्रोसेस होती है अपन आएंगे, उस पर भी आएंगे अपन कि कैसे कैसे होता है, शॉर्ट में अपने को दिया हुआ है। ऐसा जो है एक स्ट्रक्चर होता है। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया स्टैट्यूज, लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, देन स्टेट असेंबलीज, उसके अलावा प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूजेजेस। एक और चीज होती है जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स जिसको हम बोलते हैं। देखो क्या होता है, इंडिया में देयर इज अ व्हाट वी कैन से हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। सबसे ऊपर सबसे मेन कोर्ट कौन सा है पता है क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं इंडिया में? एक ही है, राइट? उसके बाद में उसके नीचे कौन से कोर्ट्स होते हैं? हाई कोर्ट। ये जो है ये कहां पर होते हैं? स्टेट्स में। उस स्टेट का स्पेसिफिकली सबसे हायर कोर्ट जो अपन बोल सकते हैं दैट इज हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो अब क्या होता है बहुत बार कि फॉर एग्जाम्पल, ये मैं जस्ट एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे हर एक चीज में हो सकता है
कि ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, या फिर ए ने कुछ तो ऑफेंस किया था बी के अगेंस्ट, उसमें नहीं किया, सी ने भी ए को मदद किया था। अब लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि भाई ये मदद करने वाले को भी सजा मिलेगी क्या। ये कोर्ट में गए ये लोग, कोर्ट ने ये पूरा सिचुएशन देखा और वहां पर डिसाइड किया कि भाई हाँ, इसने मदद किया था ना सी ने ए को बी के अगेंस्ट कुछ काम करने के लिए, तो सी को भी सजा मिलेगी। ठीक है, ये हो गया एक बार डिसाइड। दिस इज व्हाट वी कॉल अ जुडिशियल डिसीजन। एक कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया इन केस ए वर्सेस बी। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मिस्टर डी, मिस्टर डी ने भी सेम ऑफेंस किया मिस्टर ई के अगेंस्ट, और वहां पर मिस्टर एफ ने जो है डी को मदद किया था। अब यहां पर वापस से पूरा एनालिसिस एंड एवरीथिंग सब कुछ करना जरूरी है क्या? नहीं। यहां पर कोर्ट्स क्या बोलता है कि पहले जो है कोर्ट ने ये चीज डिसाइड कर रखी है ना सेम केस में, बरोबर, उसको रेफरेंस लेकर के विथ रेफरेंस टू ए वर्सेस बी केस यहां पर भी वही चीज अप्लाई होगी। और ये जो पहले का अपन रेफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स और प्रीसीडिंग जुडिशियल डिसीजंस, राइट। तो ऐसे जो डिसीजंस हुए हैं कोर्ट के, देखो लॉ बहुत सारे जगहों पर अनक्लियर होता है, बहुत सारे जगहों पर झगड़े में, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो कोर्ट्स में बहुत सारे मैटर्स होते हैं कि भाई इस पॉइंट पर कैसा क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर कैसा क्या होना चाहिए। बहुत सारे मैटर्स में अलग अलग अपने को जुडिशियल प्रेसिडेंट्स रह सकते हैं of various courts and in some cases established customs and usages। एक और चीज कौन सी हो सकती है कि भाई ऐसी पद्धत चलते आ रही है बहुत टाइम से, यहां पर उसको ही लॉ मान लेंगे हम, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं लॉ के। नाउ यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया का जो काम होता है, जैसा अपन ने देखा, किसके थ्रू होता है? पार्लियामेंट के थ्रू सब कुछ। तो इसलिए वी कॉल दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। We have a constitution which is the basis and source of all laws। Constitution हमारा एकदम बेसिक सोर्स है लॉस का पूरा। We elect our representatives to the parliament as well as to the legislative assemblies of various states। MPs, MLA का इलेक्शन जैसा होता है। These representatives of the people make laws in the parliament or in their state assemblies as the case may be। ये लोग ही जिन लोगों को अपन चुनते हैं, वो जैसा अपन डेमोक्रेसी में बोलते हैं, of the people, for the people, by the people, right। अपने ही लोग, अपने में से जो चुने हुए हैं वो लोग ही ऊपर जाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बोल करके वहां पर सारा डिस्कशन एंड एवरीथिंग देश चलाते हैं, प्लस सारे लॉज एंड एवरीथिंग बनाते हैं। नाउ पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया है, इट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और अ पोर्शन ऑफ इंडिया। जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, अपन पूरे इंडिया पे बोल रहे हैं कि इंडिया में एक ही पार्लियामेंट और पूरे इंडिया पे उसका राज होता है। पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया गया है वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल जनरली होता है, या फिर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ स्पेसिफिक एक जगह के लिए, कुछ एक रीजन के लिए भी बना सकता है लॉ। पर अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है तो वो कहां अप्लाई होगा? सिर्फ उस स्टेट में। ऑब्वियसली एक स्टेट दूसरे स्टेट के लिए या फिर पूरे इंडिया के लिए लॉ नहीं बना सकता। स्टेट लेजिस्लेचर्स अप्लाई ओनली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटरी टू फेडरल। हमारा जो है पहले, जब ब्रिटिश टाइम की बात करें, पहले जो है हमारा जो राजा महाराजा जिस टाइम पर होते थे, एक टाइम पर नहीं क्या, हमारा गवर्नमेंट का जो फॉर्म था दैट वाज यूनिटरी। नाउ वी से वी आर फेडरल। यूनिटरी और फेडरल क्या होता है? ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि सिर्फ एक मेन, सबसे एक मेन राजा, उसके हिसाब से ही पूरा सब कुछ चलेगा। शुरुआत में ऊपर से फॉर एग्जांपल एक कोई तो भी सेंट्रल एजेंसी या कोई भी अपन बोलो एक राजा या कुछ, और उसके हिसाब से ही पूरा देश जो है सब कुछ चलेगा, और किसी के पास कोई पावर कहीं कुछ नहीं। उसके अगेंस्ट फेडरल सिस्टम क्या होता है कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द वेरियस स्टेट्स। एक सेंटर में मेन पावर तो होता ही है, पर उसके अलावा हर एक स्टेट में जो है उनको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसा कि अपने यहां पर है, एक ऊपर मेन सेंटर में पार्लियामेंट है, प्लस हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ओके, इन 1937 फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश। ये ब्रिटिश टाइम की अगर बात मतलब बता रहे हैं थोड़ी सी हिस्ट्री, कि फेडरल कोर्ट एक एस्टैब्लिश किया गया था। उसका ज्यूरिसडिक्शन था एपेलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी। ये अलग अलग जो क्या बोलते हैं अपन उसको, ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे। एपेलेट क्या होता है, ओरिजिनल, एडवाइजरी ये क्या होता है।
Then the power of appellate jurisdiction extended to civil and criminal cases, whereas advisory was extended to powers of federal code to advise governor general in the matters of public opinion. ये क्या बोल रहे हैं, फेडरल कोर्ट जो पहले था ना, वो उस टाइम पर अलग अलग हायरार्कीज थी. एक गवर्नर जनरल था, उसको जो है एडवाइस करता था फेडरल कोर्ट एंड एवरीथिंग, राइट. उसके अलग अलग मैटर्स में, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड कुछ एक अलग उसके एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन वगैरह थे. मतलब एपेलेट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है बेसिकली, एपेलेट मतलब कि कहीं पर कोई अपील, कोई चीज डिसाइड हो गई तो उसके अगेंस्ट मेरे पास अपील की जा सकती है, दैट इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन. दूसरा एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कि भाई ये मैटर पहली बार सुनना है तो वो सुनने का मेरे पास में हक है, ऐसा कोर्ट का ये ज्यूरिसडिक्शन होता है. वो अपन आएंगे जब कोर्ट्स पे आएंगे ना, इस पे भी अपन डिटेल में आएंगे, जस्ट एक अभी आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं. तो ये अगेन नॉट वेरी मच रिलेवेंट, ये शुरुआत का जस्ट बता रहे हैं कि कैसा कैसा क्या क्या था. पहले जो है फेडरल कोर्ट था एक इंडिया में, ब्रिटिश का जब आखिरी का टाइम था कि एक फेडरल कोर्ट था, वहां पर जो है फेडरल कोर्ट के थ्रू ही सब कुछ होता था. बट उसके बाद में इंडिया में क्या एस्टेब्लिश हो गया, सुप्रीम कोर्ट. फेडरल कोर्ट वाज सुप्लांटेड बाय इंडियाज करंट एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन is the foremost law again that deals with framework within which our democratic system works and our laws are made for the people by the people. The constitution also provides and protects certain fundamental rights of citizen, right to अपन बोलते हैं ना, right to equality, right to speech, right to freedom. ये सारे राइट जो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपने को आते हैं. इट ऑल्सो लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज, पावर्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स प्लस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट्स की पावर्स भी बताता है एंड इंडिविजुअल्स की पावर्स, ड्यूटीज, ये सब चीजें भी बताता है. अभी एक और चीज अपन ने बोला कि देयर इज पार्लियामेंट जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है. देयर आर स्टेट असेंबलीज जो कि उस स्टेट के लिए बना सकती है, राइट. अब कौन से चीज पर कौन कानून बनाएगा ये कैसे डिसाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं या बदलने हैं, ये कौन बनाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा, क्या लगता है. सेंटर वाले बोलेंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे, स्टेट वाले बोलेंगे हम बनाएंगे, कैसे होगा फिर ये. इसी झगड़े को मिटाने के लिए नहीं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट्स दी थी, 3 लिस्ट्स दी थी. वन वॉज सेंट्रल लिस्ट, वन वॉज स्टेट लिस्ट एंड लास्ट वॉज मिक्स्ड लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, उसको बोलते हैं, अलग अलग नाम है. सेंट्रल लिस्ट में क्या दिया है, सेंट्रल लिस्ट में वो सारे मैटर्स दिए हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है. ओके. स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर्स दिए हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बना सकती है. और एक तीसरी चीज है मिक्स्ड लिस्ट, जिस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी रूल्स, रेगुलेशन, सारे लॉज बना सकते हैं. ऐसे जो है तीनों लिस्ट दी हुई है. जैसे कि अपन ने बात की इनकम टैक्स की, तो इट इज गिवन इन सेंट्रल लिस्ट. तो यहां पर इसके रिलेवेंट जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट. ओके. स्टेट लिस्ट का अगर अपन आइटम की बात करें तो जनरली इट कवर्स, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट एक एग्जांपल के लिए अपन जैसा लोकल पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वाटर सप्लाई, ये सब चीजें, एजुकेशन उस स्टेट में, ये सारी चीजें कवर होती है स्टेट लिस्ट में. और वी कैन से दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एंड तीसरा होता है मिक्स्ड लिस्ट, जहां पर दोनों भी लोग बना सकते हैं, विच इज जैसे स्टैंप ड्यूटी आपने सुना होगा, इसके बारे में दोनों भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकते हैं. वो यहां पर बोल रहे हो कि लॉ डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स. 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड जॉइंट लिस्ट भी बोलते हैं उसको, मिक्स लिस्ट भी बोलते हैं या कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं. जैसे इनकम टैक्स इज द सेंट्रल सब्जेक्ट
लोकल पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब चीजें स्टेट लिस्ट के मैटर्स है। एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉज गवर्निंग लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज। ऐसा जो है बनाया पावर, ऐसा जो है लॉज इसके रिलेटेड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? बीइंग अ फर्स्ट लेक्चर अपन थोड़ा बहुत स्लोली जा रहे हैं, राइट? एक दो दिन और थोड़ा स्लो ही जाएंगे, देन वी विल पिक अप एज यू गेट कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट। ठीक है, रुकते हैं आज यहां पर। चलिए, थैंक यू सो मच।